नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे नोएडा की, जहां पर महामाया फ्लाईओवर के पास किसानों का प्रदर्शन अर्धनग्न होकर किया जा रहा है। तो किसानों ने सड़क पर प्रदर्शन करना शुरू किया और प्रदर्शन के चलते महामाया फ्लाईओवर के पास लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है। सेक्टर 18 जाने वाले रास्ते पर भी लंबा जाम लगा हुआ है। कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं आंदोलित किसान। तो अर्धनग्न होकर अनोखा प्रदर्शन ये किसानों का देखा जा रहा है। महामाया फ्लाईओवर पर किसानों का अर्धनग्न प्रदर्शन इस वक्त लगातार जारी है। तो कृषि कानून के विरोध में आंदोलित किसान लगातार प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं और प्रदर्शन के चलते इस बार अर्धनग्न होकर ये किसान सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि नोएडा में किस तरीके से जो किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं वो अर्धनग्न होकर अब अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सेक्टर 18 जाने वाले रोड पर भी किसानों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लंबा जाम देखने को मिल रहा है। हम प्रशासन से नहीं रुकने वाले। किसान जिस तरीके से आज किसानों को नौबत आ गई कि नंगा करने पे मजबूर हो गए, हम चाहते हैं कि हम भी किसान सरकार को इसी तरह नंगा करके मानेंगे और रोड पर उतरेंगे। अभी हमारे कुछ साथी और नंगे होने में लगे हुए हैं और सब के सब अभी इकट्ठा होकर आगे की जो रणनीति है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें बताएंगे और रोड पर हम उतरेंगे अर्धनग्न साथ। देखिए, प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ गई कि 2 दिसंबर से हमारे किसान इस ठंड में बैठे हुए हैं और ठंड का पारा चढ़ते जा रहा है। और ये मोदी सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल और तुष्टीकरण की नीति इसलिए अपना रही है कि जैसे युद्ध के मैदान में सेना जब पहाड़ों पर चढ़ना होता है बर्फीला, तो ठंड बढ़ जाएगा तो नहीं चढ़ेंगे। और ठंड के चूँकि खुले आसमान में हम लोग रह रहे हैं तो ठंड बढ़े और किसान आंदोलन कमज़ोर हो जाए, इसलिए ऐसा वो कर रही है और टाल मटोल की नीति अपना रही है। लेकिन ये भ्रम है सरकार का, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। नहीं, मांग तो हमारे देखो कितने किसान भाई उधर देखो, ये सब जो मोदी जी का जो बिल लाई है कैबिनेट गवर्नमेंट, उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी हक की मांगों को लड़ाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो किसान एमएसपी का मामला है और कई चीज़ें हैं जो ये बड़े उद्योगपतियों को सौंपना चाह रहे हैं, कृषि के यंत्रों को, तो ये उसके खिलाफ प्रदर्शन है हमारा। नहीं, आज हमारा जो प्रदर्शन है किसानों का, आज वो 6वां दिन है यहीं पर, जो आगे जाने से दिल्ली में रोक दिया था किसानों को, हम लोगों को। तो अब हम आज अर्धनग्न होकर अपनी जो संवेदनाएं सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि किसान किस हद तक। तो हमारे साथ नोएडा से रमेश परिहार जुड़ चुके हैं लाइव, उनके पास सबसे पहले चलेंगे। और गौरव यादव हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से लाइव जुड़ रहे हैं, तो उनके पास भी चलेंगे। लेकिन रमेश, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त कहा जा रहा है कि सेक्टर 18 में लंबा जाम देखने को मिला है और वही जो किसान इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आखिर ये तरीका क्यों निकाला गया किसानों की तरफ से? हम लोगों ने होमगार्ड स्वयंसेवकों सरकार की जो नजर है वो किसानों पे पड़े, इसको लेकर किसानों ने ये तरीका अपनाया है कि हम अर्धनग्न होंगे और सरकार को थोड़ी शर्म आए और हमसे आके सरकार के नुमाइंदे बात करे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, ना सरकार के कोई नुमाइंदा बात करे, ना कोई प्रशासन है, उन्हें समझा दिया और ये शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। जी, लेकिन रमेश, अर्धनग्न अवस्था में होकर के और प्रदर्शन करने से क्या सरकार इनकी आवाज को जल्दी सुन लेगी? और देखिए, सरकार इनकी आवाज सुने ना सुने, बेशक कहीं ना कहीं दबाव कोशिश की जा रही है अर्धनग्न प्रदर्शन करके कि हम किसान परेशान हैं, सर्दी का मौसम है, शाम का समय है, बड़ा अर्धनग्न है, तो सरकार हमारी परेशानियों को समझे। हम और नया तरीका ना अपनाए प्रदर्शन का, बस इसीलिए ये लोग अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। तो रमेश, जरा एक बार इनसे किसानों से ही ये बात पूछिए कि अगर वही कड़ाके की ठंड है और इतनी ज्यादा सर्दी इन्हें महसूस हो रही है, तो ऐसे अर्धनग्न अवस्था में आ करके और इस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? चलिए, मैं आपको इनसे बात कराता हूँ। मेरे साथ कुछ किसान हैं, इनसे बात करवाता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतनी सर्दी का मौसम है और इस तरीके से आप ठंड में अर्धनग्न बैठे हुए, तो इसकी क्या वजह है, क्यों बैठे हैं? सर, ये जो किसानों के अधिकार के लिए जो ये कानून लाए हैं, इनको वापस करवाना है। और जब तक ये वापस नहीं होगा, हम सब बच्चे भी और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हम सब साथ हैं, हम लोग यहाँ तब तक बैठे रहेंगे और ऐसे ही बैठे रहेंगे। देखिए, जैसे उन्होंने अभी बताया कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम इस प्रकार से ही नग्न अवस्था में बैठे रहेंगे।
लेकिन रमेश, जरा यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इनसे ये बात पता करने की कोशिश कीजिए, क्या ये जो अनोखा तरीका किसानों की तरफ से निकाला गया है, तो क्या लगता है किसानों को कि अगर अर्धनग्न होकर के इस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा इतने कड़ाके की ठंड में, तो इससे सरकार इनकी आवाज को जल्दी सुन लेगी और इनके समस्याओं का हल निकाल देगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि किसानों का सीधा कहना है कि अगर हम इस तरीके से कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, अनोखे प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो शायद सरकार हमारी बात सुने ना और सीधे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हमें घर भेज दे और दबाव बना भी सकती है। इसीलिए ये अनोखे प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों का ये मानना है। रमेश, तो क्या यहाँ पर सवाल ये भी इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि जब इतने कड़ाके की सर्दी पड़ रही है तो क्या इन्हें जरा भी इस बात की चिंता फिक्र नहीं है कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है, तबीयत भी ऐसे में इनकी खराब हो सकती है और अगर एक इंसान भी बीमार पड़ता है तो वो कितनों तक ये बीमारी फैलाएगा? जी, ये बात तो बिल्कुल सोचने वाली और विचार की बात है। किसान खुद सोच रहे हैं, पर लेकिन किसानों का कहना है कि हमें बीमारी से डर नहीं है, हमें इस आर्थिक जो बीमारी होने वाली है, जो देश के अंदर हम लोग आर्थिक रूप से परेशान हो जाएंगे। किसान प्राइवेट जो बिल है इसकी वजह से परेशान हो जाएगा, इसलिए हमारे कोरोना वगैरह से हम नहीं डर रहे हैं और हम लोग प्रदर्शन करेंगे, हमें मरना है। चलिए ठीक है रमेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास हम लौटेंगे दोबारा। लेकिन इस बीच गौरव यादव भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे। और यूपी दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, तो कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे हुए किसान और दिल्ली की तरफ जाने वाले सभी नेशनल हाईवेज को किसानों ने बंद किया हुआ है। प्रशासन की अपील पर किसानों ने थोड़ा रास्ता खोला है ताकि एम्बुलेंस और सेना की गाड़ी को जाने दिया जाए। तो गौरव, इस पर हम आपके पास आएंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से रास्ता जाम करके बैठे हुए हैं किसान, बाकी आम जनमानस को भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा है, केवल एम्बुलेंस और सेना के लिए ही रास्ते खोले गए हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान जिस तरीके से लंबे समय से धरना प्रदर्शन पर है, पहले किसान ने इस मेरठ जहां हम बैठे हुए हैं इस रास्ते को ब्लॉक किया था, इसके बाद ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर से जो दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाला रास्ता था उसको खोला हुआ था। लेकिन जब 4 से 5 दिन बीत गए उसके बाद किसानों ने ऊपर यानी कि यूपी से दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया, लेकिन दिल्ली से यूपी की तरफ आने वाला फिर खुला छोड़ दिया और कहा कि सरकार यदि हमारी बात नहीं मानती है तो हम विवश होंगे सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए और इस रास्ते को भी ब्लॉक करने के लिए। हमारे साथ किसान है, इन्हीं से बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या वजह रही। आप लोगों ने पहले ये नीचे का रास्ता ब्लॉक किया, अब ये ऊपर का रास्ता ब्लॉक कर रखा है, आखिर वजह क्या रही? ये अभी 8 तारीख में ये भारत बंद का आंदोलन चल रहा है, इसमें सारा ही रास्ते बंद हो जाएंगे अगर ये मांगे नहीं मानी गई। ये 3 किसान विरोधी जो बिल पारित कर रहे हैं इन्होंने, ये जो है सरकार इन्हें वापस ले, अन्यथा ये सारी रोड सारे भारत बंद हो गई। वो तो समझ में आता है कि आप विरोध कर रहे हैं, आपने जब ये नीचे का रास्ता बंद कर दिया था तो फिर ऊपर का रास्ता बंद करने की क्या जरूरत है? दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं समझी हमने। जो लोग इधर से दिल्ली जा रहे हैं, जब वो दिल्ली से राजी नहीं है पब्लिक जाने से, तो इसलिए हमने दिल्ली जाने का बंद कर दिया। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके ही बच्चे नौकरी करने दिल्ली जाते हैं, अब उन बच्चों को रोज समस्या से गुजार होना पड़ता है और तब वो कहीं से घूम फिर के अपनी नौकरी पर पहुंचते, तो आपको नहीं लगता कि उनके लिए सहूलियत की जाए, रास्ता खोल दिया? नौकरी सरकार ने छोड़ी कहाँ? कहीं नौकरी हो ने बताओ, आप जानते हो को कहीं हो नौकरी बच्चों के लिए, तो कहीं छोड़ी हो तो बताओ, बच्चे वहां जाएंगे नौकरी करने के लिए। तमाम फैक्ट्रियां बंद है, कोरोना के बहाने से तमाम चौपट कर दिया बच्चों का, किसान का, सबका। अच्छा, 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, 6ठे दौर की वार्ता 9 तारीख को बुलाई गई है, क्या लगता है कि सरकार 6ठे दौर की वार्ता में कुछ निष्कर्ष निकालेगी? सरकार की जब तक मनोदशा ठीक ना होगी, इनकी मानसिकता ठीक ना हो, कोई वार्ता ना सक्सेसफुल होएगी, ना ये कोई हल निकालेंगे यार, ये सीधी बात है। इनकी मानसिकता खराब है, अभी तो ये गुमराह करने के चक्कर में किसान को उसमें फूट डालने के चक्कर में लगे हुए हैं। एक साइड तो वार्ता, दूसरी तरफ से खालिस्तानी है कि ये धारा 370 वाला मामला व्हाट्सएप पे भी मैंने देखा, नई नई प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ये केवल आंदोलन को खत्म करने के चक्कर में ये राजनीतिक है, इसको ठीक है गौरव, यहाँ जरा आप इनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से आरएएफ की टीम को भी अब तैनात कर दिया गया है, उन्हें भी सड़कों पर उतारा जा रहा है और आरएएफ की यही रणनीति रहेगी कि अगर आपात ये जो सिचुएशन बनती है तो इसमें आरएएफ की जो टीम मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात की गई, उनका कहना है कि हम सड़कों पर बैठ जाएंगे और किसानों से ये कहा जाएगा कि अगर आपको वाकई दिल्ली कूच करना है तो आप हमारे ऊपर से होकर के जाइए। तो क्या किसान इस पर भी उतारू हो जाएंगे?
चलिए समझ लेते हैं इन किसानों से। आरआरएफ की टीम जो कि रैपिड एक्शन फोर्स होता है उसको सड़क पर उतारा गया है और उनका कहना ये है कि यदि किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो हम सड़कों पर लेट जाएंगे। तो क्या आप अपने उन जवानों को रौंद कर दिल्ली की तरफ जाएंगे? हम अपने भाइयों को रौंद के काय को जाएंगे? हम तो यहीं बैठे हैं, हम काय को जा रहे हैं दिल्ली? जब सरकार बुलाएगी दिल्ली तो हम जब जाएंगे। अभी वार्ता के लिए बुला रही है तो वार्ता के लिए जा रहे हैं, और क्रांति के लिए बुलाएगी तो क्रांति के लिए जाएंगे। अभी आप ये कह रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी से, माननीय अध्यक्ष जी से बोल रहे कि आपने रास्ता ब्लॉक कर दिए। कहाँ है किसान के बैरिकेडिंग, बताइए आप। पर गौरव, किसान तो बार बार ये कह रहे हैं ना कि वो दिल्ली कूच करेंगे और अपनी सरकार तक आवाज पहुंचाने के तमाम प्रयास भी कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं तमाम। तो अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम तब तक शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। एक तरफ कहा जाता है कि हम दिल्ली कूच करेंगे, हमें अगर कोई रोक सकता है तो रोक ले। देखो, बात कर लेते समझ लेते हैं। एक तरफ आप कहते हो कि दिल्ली कूच करेंगे, दूसरी तरफ आप कहते हो कि शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए। तो कहना क्या, आपकी मांग क्या है? आप दिल्ली जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो? सरकार से अपनी मांग कैसे मनवाओ? सरकार के कान खोलने को घर से तो चले आए हम। अब दिल्ली पे तो है ही, हम दिल्ली के बॉर्डर पे दिल्ली में है हम। सरकार के कान जब तक नहीं खुलेंगे, जब तक हम या तो यहाँ बैठेंगे ना तो चारों तरफ से हम दिल्ली को सील करेंगे। ना बुला रहे तो मत, हम तो शुरू में जंतर मंतर। ठीक है गौरव, आपके पास लौटेंगे। रमेश, आपसे हम आप जानना चाहेंगे कि नोएडा में इस वक्त आप जहां पर खड़े हैं, आपने ये भी दिखाया कि किस तरीके से अर्धनग्न प्रदर्शन किसानों की तरफ से चल रहा है। तो क्या लगता है, क्योंकि किसानों की तरफ से यह भी कहा गया था कि अगर सरकार इनके मांगों को पूरा नहीं करती है तो संसद का भी घेराव किया जाएगा, तो क्या अब इस पर भी उतारू होंगे किसान? इनके हौसले बहुत बुलंद हैं। इनका सीधा तौर पे कहना है कि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम संसद क्या, हम प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी जाएंगे और खुलकर इनसे बात करेंगे प्रधानमंत्री से कि हमारी जो समस्या है वो मानी जाए। अगर नहीं मानती तो हम सीधे टकराव की स्थिति में भी जा सकते हैं। जी, लेकिन टकराव इस तरीके का होगा क्या? क्योंकि अभी आपके पीछे भी हम वो नजारा देख सकते हैं किसानों के प्रदर्शन का, क्योंकि लंबा जाम कहा जा रहा है सेक्टर 18 में भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से रास्तों को जाम करके दूसरे जो लोग हैं उन्हें आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, तो क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसानों को? जी देखिए, किसानों को फर्क जरूर पड़ता है और किसान अपनी मांगों को लेकर उनके पास कोई दूसरा तरीका बचता नहीं है जिससे वो प्रदर्शन कर सके। उनका कहना शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, हम आराम से बैठे हैं, सरकार हमें परेशान कर रही है, हम सड़कों को जाम कर रहे हैं। नहीं तो हम सड़कों को जाम करने की हमें जरूरत नहीं है, सरकार हमारी सुन ले, हम सीधा दिल्ली जाने देंगे। लेकिन रमेश, सवाल यहाँ यही होते हैं कि अगर मान लीजिए सरकार इनसे बातचीत करना चाह रही है तो उसमें भी तो समय लग रहा है। छठे दौर की बैठक बुलाई गई है, 5 जो बैठकें अब तक हुई थी वो बेनतीजा रही। लेकिन अगर छठे दौर में भी इसी तरीके से चला और अगर इसमें भी ये बेनतीजा साबित हुई तो किसानों की तरफ से ये तक कह दिया गया कि उग्र प्रदर्शन करेंगे। हाँ देखिए, किसानों की तरफ से सीधे तौर पर संकेत दिया गया है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम उग्र क्या और भी तरीके के प्रदर्शन हम कर सकते हैं और जहां तक हो सकता है हम अपने हौसलों से वो सरकार से लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे ताकि हमें न्याय मिले और हमारे कृषि जो बिल के विरोध का जो विरोध है वो मान लिया जाए, कृषि बिल वापस ले लिया जाए। बस यही मांग है इनकी। तो रमेश, जरा मैं आपसे पूछूंगी कि आपके पीछे जो किसान बैठे हुए हैं, जरा आप एक बार उनसे पूछिए कि उग्र प्रदर्शन करने की जब वो बात कहते हैं, अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जब उग्र प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं तो किस प्रकार का उग्र प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं वो? चलिए मैं आपको इनसे बात कराता हूँ। कुछ किसान हैं हमारे साथ में, चलिए इनसे बात कराते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किसानों ने साफ दो टुक में कह दिया सरकार से, अगर कृषि बिल वापस नहीं होते हैं तो हर तरीके के प्रदर्शन के लिए हम तैयार हैं। तो क्या ये उग्र प्रदर्शन करके ही आप लोग अपनी बात मनवाएंगे? उग्र प्रदर्शन नहीं है, किसानों का बिल्कुल शांतिपूर्वक है, अहिंसात्मक तरीके से है। एक बात बताइए, हमें कपड़ा खरीदना है तो हम सुनार की दुकान तो थोड़ी जाएंगे। जब हमें सरकार से मांग दिल्ली की से करनी है तो लखनऊ थोड़ी जाएंगे, हम दिल्ली तो जाना चाह रहे हैं भाई। ठीक है रमेश, इन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, उग्र नहीं होगा, लेकिन हमने वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाई थी जब कई जगह की बैरिकेडिंग को तोड़ा गया था किसानों की तरफ से, तो क्या वो उग्र प्रदर्शन नहीं था? जैसा कि देखो, अभी आप जानते हैं कि किसानों का जो कल प्रदर्शन हुआ, कई जगह कोशिश की गई बैरिकेडिंग तोड़ने को लेकर, तो वो रवैया किसानों का क्या कहता है कि कहीं ना कहीं जनता को परेशान करना? अरे भाई ये बताओ, बैरिकेडिंग लगाई काहे को रहे हो? दिल्ली में तो जाना चाह रहे हैं, हमको बुरा काम कर रहे हैं। अपनी राजधानी में जाना चाह रहे हैं, हमारी जमीन पर बसी हुई है राजधानी, संसद हमारी जमीन पर, लाल किला हमारी जमीन पर और कुतुब मीनार हमारी जमीन पर। हम अपनी दिल्ली में न जा सके भाई? हम कोई चोर चक्के, हुन मंगोल है, आतंकवादी है, नक्सलवादी है, क्या है हम
मुझे तो ऐसा लग रहा है जी कि जब गिदरा की मौत आ रहा तो शहर की ओर भागे, केंद्र सरकार को टाइम आ रही होती है, अपना गिरती की कितना ढंग ठीक ना लग रहा है आपके। बिल्कुल भैंस पानी में जाएगी, भैंस पानी में जानी है कतई बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश आपका। और गौरव, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास भी हम लौटेंगे। तो बाबा साहेब को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाबा साहेब ने बचपन से सामाजिक अन्याय झेला है और छुआछूत का दर्द झेला है, अपमान सहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते वक्त ये तमाम बातें कही हैं जो अभी हम आपको बता रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि इन सब के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। आजादी के पूर्व बाबा साहेब ने दलितों की आवाज उठाई थी, देश के अंदर हर तबके को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। बाबा साहेब जैसे महामानव देश की धरती पर कभी कभी जन्म लेता है। जिन्ना ने बाबा साहेब से कहा था कि पाकिस्तान को स्वीकार कर लो, लेकिन बाबा साहेब ने मना कर दिया। तो बाबा साहेब ने कहा था, मैं अपनी मातृभूमि के साथ हूँ। यूपी में 35 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान ये तमाम बातें सामने रखी और ये भी कहा कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमने पहले से ही सुविधा बना रखी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तमाम बातें जो उन्होंने संबोधन के दौरान कही थी वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं इस प्रकार का महान मानवता के उद्धार के लिए कभी कभी ही इस धराधाम पे आकर के अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से कुछ ऐसे प्रमाण छोड़ जाता है जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायी होता है। और निसंदेह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मानवता के कल्याण का जो मार्ग प्रशस्त किया, उसी का परिणाम है कि पूरा देश और पूरी दुनिया उस महामानव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि और श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव रखता है। आज का ये कार्यक्रम हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए कि वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में हम लोग एक बार फिर से अंबेडकर महासभा के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मुझे याद है अप्रैल में जब 14 अप्रैल 2020 को हम लोग कार्यक्रम में भागीदार नहीं बन पाए थे। लॉकडाउन के कारण कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए जो अभियान देश के अंदर प्रारंभ हुआ था, उसी अभियान का वो क्रम था। लेकिन कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण करने के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन के क्रम का पालन करते हुए इतनी भारी संख्या में आप सबकी उपस्थिति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपने श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त करता है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में समझना होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महान बने, लेकिन उनके समकक्ष और उसी कालखंड के दौरान दलितों की आवाज को बुलंद करने वाले श्री जोगेंद्रनाथ मंडल को वह सम्मान नहीं मिल पाया। आखिर क्यों? कोई बात जरूर रही होगी। और ये पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर और जोगेंद्रनाथ मंडल उसकी बहुत स्पष्ट व्याख्याएं करता है, हर एक की आंखों को खोलने वाला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बचपन से सामाजिक अन्याय झेला, छूआछूत का दंश झेला, अपमान सहा। जब उन्हें अपनी उच्च पढ़ाई करने के बाद, उच्च शिक्षा अर्जित करने के बाद वे वापस भारत आए और उन्होंने फिर से अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करना प्रारंभ किया, तब भी भेदभाव और सामाजिक अस्पृश्यता
उनका पीछा नहीं छोड़ पाई। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। देश के स्वत्व को पहचाना, देश के मूल्यों और आदर्शों के प्रति गहरी निष्ठा रखते हुए देश के अंदर दलितों, वंचितों, गरीबों और समाज के प्रत्येक तबके को आगे बढ़ने के लिए वे निरंतर प्रयत्नशील रहे। स्वयं अपमान झेलते रहे, लेकिन एक बड़े समुदाय को अपमान से बचाने के लिए संघर्ष भी करते रहे। और संभल में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। दरअसल ई रिक्शा चालक की पीट कर दबंगों ने हत्या कर दी और रास्ते से ई रिक्शा निकालने को लेकर यह विवाद हुआ था। हत्या के बाद मौके से आरोपी फरार हो गए हैं, तो गुस्साए परिजनों ने थाने का घेराव किया और मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हयातनगर थाना क्षेत्र के सराय तरीन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तरीन में फूलबाग के पास जो है एक ई रिक्शा चालक और एक वहीं पे जो है लड़का था, उसके बीच जो है झगड़ा हुआ, किसी बात को लेकर विवाद हुआ। ई रिक्शा चालक और उसके साथ कुछ और लोग थे, इससे मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में उस लड़के को चोट आई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। डेड बॉडी पीएम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है। मुकदमा लिखा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए दबिशें जारी हैं। मारपीट हुई साहब। किसने करी मारपीट? ये अनवार के लड़के हैं और अनवार है खुद। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं ये? फूलबाग के रहने वाले हैं। मारपीट किस बात को लेकर? मस्जिद के पास हुई, चौराहे पे। किस बात को लेकर मारपीट हुई है? ना पता साहब कौन सी बात थी ऐसी, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, सब भाईबंदी वाली बात थी। लेकिन ना मारा पिलानी के साथ ऐसे दोनों बेटों ने। तो आपने पुलिस को सूचना दी इसकी? जैसे ये वहाँ पर था, मैं वहाँ नहीं था, मैं घर था। कितने लोग थे मारने वाले? 3 लोग थे ये। तो संभल की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दबंगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं और खाकी का खौफ इन बदमाशों के बीच जरा भी नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ई रिक्शा चालक को पीट कर मार डाला गया है इन बदमाशों की तरफ से। और एक मामूली सा विवाद बताया जा रहा था, जिसके तहत आरोपियों ने इस ई रिक्शा चालक को बुरी तरीके से पीटा, जिसके बाद से ई रिक्शा चालक की मौत हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।